नमस्कार, खेलों में खास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय बैनर्जी। Our sports content is pure as 24 karat gold. Please like and subscribe it. Your support will help us in doing better. Thank you. इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दूसरे T20 में हराकर 3 मैचेस की सीरीज में अजय बढ़त ले ली है। मैनचेस्टर में दूसरे मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। पाकिस्तान ने ठोस शुरुआत की और बाबर आजम ने फखर जमान के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 72 रन जोड़े। फखर 36 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम ने 56 रन की पारी खेली। मोहम्मद हफीज ने भी आक्रामक बल्लेबाजी की और सिर्फ 36 गेंद पर 69 रन बनाए। इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए 196 रन की दरकार थी और जवाब में उसने अच्छी शुरुआत की। बैरिस्टो ने बेंटन के साथ पहले विकेट के लिए 66 रन जोड़े। बैरिस्टो के 44 की व्यक्तिगत रन संख्या पर आउट होते ही बेंटन भी 20 के स्कोर पर आउट हो गए। शादाब खान ने एक ही ओवर में दोनों को चलता किया, लेकिन उसके बाद मलान और मॉर्गन के बीच शतकीय साझेदारी ने इंग्लैंड को 5 विकेट से जीत दिला दी। मॉर्गन 33 गेंद पर 66 रन बनाकर आउट हुए। मलान ने 54 रन की शानदार पारी खेली। फॉर्मर टेस्ट प्लेयर, कोच और सेलेक्टर अशोक मल्होत्रा इस समय हमारे साथ हैं। अशोक जी, इंग्लैंड ने दूसरा T20 जीतकर अपने आप को उस जगह पर पहुंचा दिया जहां वो सीरीज गंवा नहीं सकते। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है जहां तक इंग्लैंड का सवाल। हालांकि विकेट बहुत बेहतर था और इसीलिए 2020 को एंटरटेनमेंट कहते हैं कि 40 ओवर में लगभग 400 रन आज बने। और जिस तरह की पारी मॉर्गन ने खेली है, मलान ने खेली है, उसने जीत दिलाई है इंग्लैंड को। लेकिन अगर मैं कहूँ बेयरस्टो का भी रोल, बेयरस्टो और बेंटन का ने जिस तरह की शुरुआत की है, उसने एक अच्छी नींव खड़ी की थी जहां से इंग्लैंड ने जीत अर्जित की। अशोक जी, पाकिस्तान की शुरुआत भी अच्छी थी और पाकिस्तान के टॉप 3 बैट्समैन ने लंबे समय के बाद कंट्रीब्यूट किया, अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है बॉलिंग कतई इफेक्टिव नहीं थी इस विकेट के ऊपर। देखिए, जिस तरह की शुरुआत दी है इंग्लैंड ने वो काबिले तारीफ। और बिल्कुल जब 195 का लक्ष्य आप पीछा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छी शुरुआत की जरूरत है और वही किया। और आपने बिल्कुल सही कहा कि गेंदबाजी बड़ी फिसड्डी सी दिखाई दी है और फिर मोहम्मद अमीर का चोटिल होना भी काफी महंगा साबित हुआ। और फिर एक बार फिर हुआ है कि पाकिस्तान अगर बल्लेबाजी में अच्छा करता है तो गेंदबाजी में अच्छा नहीं करता, और अगर गेंदबाजी में अच्छा करता है तो बल्लेबाजी पटक जाती है। जब तक आपका ऑलराउंड गेम अच्छा नहीं होगा तब तक आप 2020 क्रिकेट में जीत नहीं सकते। और अब स्टैट्स कॉर्नर में दिलचस्प आंकड़ों के साथ मोहम्मद इशाउद्दीन। मोहम्मद हफीज़ ने अपनी पारी के दौरान T20 इंटरनेशनल में 2000 रन पूरे कर लिए। ऐसा करने वाले हफीज़ शोएब मलिक के बाद पाकिस्तान के दूसरे क्रिकेटर हैं। इसके साथ ही हफीज़ T20 इंटरनेशनल में 50 विकेट लेने और 2000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इंग्लैंड के गेंदबाज आदिल रशीद ने फखर जमा को आउट किया। इस तरह आदिल ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट को मिलाकर 1000 विकेट पूरे कर लिए हैं। बाबर आजम और फखर जमा ने पहले विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी की। T20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड के खिलाफ पहले विकेट के लिए पाकिस्तान की दूसरी बड़ी साझेदारी है। बाबर आजम अपनी पारी के दौरान जब 29 रन पर थे तब उन्होंने T20 इंटरनेशनल में 1500 रन पूरे कर लिए। इसके लिए उन्होंने 39 पारी खेली। इस तरह बाबर आजम सबसे कम पारियों में 1500 रन बनाने वाले आरोन फिंच और विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। दूसरे T20 मैच में दोनों टीमों की ओर से 9 ऐसे खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया जो कभी न कभी पाकिस्तान प्रीमियर लीग यानी PSL की टीम पेशावर जलमी के लिए खेल चुके हैं। 9 खिलाड़ी में से 6 खिलाड़ी सिर्फ इंग्लैंड के हैं। 2019 के बाद पाकिस्तान ने चौथी बार पावर प्ले में 50 रन बनाए हैं। साथ ही 2019 के बाद यह पहला मौका है जब पाकिस्तान ने पावर प्ले में कोई विकेट नहीं खोया है। इस बीच आईपीएल से एक बड़ी खबर आ रही है। आउटलुक मैगजीन ने अपने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में सीएसके के मालिक और बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन एम श्रीनिवासन के हवाले से बताया है कि सुरेश रैना की घर वापसी के पीछे फैमिली रीजन से ज्यादा होटल के कमरे के लिए हुआ विवाद जिम्मेदार है।
श्रीनिवासन ने कहा कि रैना अपने कमरे से खुश नहीं थे और वो धोनी की तरह कमरा चाहते थे, लेकिन जब वो संभव नहीं हो सका तो वो नाराज हो गए और वापस चले गए। बताया गया है कि इसे लेकर रैना और धोनी के बीच भी कटुता आई है। श्रीनिवासन ने कहा कि उन्हें धोनी की कप्तानी पर पूरा भरोसा है और रैना के वापस जाने से टीम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। टीम इंडिया और आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने लीग के लिए यूएई में ट्रेनिंग शुरू कर दी है। कोहली तकरीबन 5 महीने के बाद नेट्स में प्रैक्टिस के लिए उतरे। कोहली ने कहा कि वापसी के लिए वो कुछ सशंकित थे, लेकिन सेशन उम्मीद से बेहतर रहा। आईपीएल के पिछले सीजन में आरसीबी की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कोहली ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान खुद को फिट रखने की उनकी कोशिश ट्रेनिंग सेशन में काफी काम आई। कोहली नेट्स पर लगाए गए शॉट्स और उनकी टाइमिंग को लेकर के खुश दिखे। विराट के अलावा युजवेंद्र चहल, वॉशिंगटन सुंदर और शाहबाज नदीम के स्पिन तिकड़ी ने भी नेट्स पर पसीना बहाया। कप्तान कोहली का मानना था कि शुरुआती ट्रेनिंग सेशन के हिसाब से स्पिनर्स ने नेट्स पर अच्छी गेंदबाजी की। शाहबाज और वॉशिंगटन लय में दिखे और चहल की लाइन लेंथ भी सटीक दिखाई दी। बेंगलुरु की एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी अनअकैडमी आईपीएल की ऑफिशियल पार्टनर होगी। बोर्ड ने कहा कि अनअकैडमी 2020 से 22 तक यानी अगले 3 साल तक आईपीएल की पार्टनर रहेगी। 11 दिन पहले ही गेमिंग फर्म ड्रीम 11 को 222 करोड़ रुपए में आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप दी गई थी। ये कॉन्ट्रैक्ट 18 अगस्त से 31 दिसंबर 2020 तक के लिए है। आईपीएल चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने कहा कि हम अनअकैडमी को 2020 से 22 तक आईपीएल की ऑफिशियल पार्टनर के रूप में चुनकर काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि आईपीएल भारत में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली क्रिकेट लीग है और हमारा मानना है कि भारतीय एजुकेशन कंपनी के नाते अनअकैडमी दर्शकों की आकांक्षाओं पर काफी पॉजिटिव असर डाल सकती है। इस बारे में हमने सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स फ्रंट के राजेंद्र शर्मा से बात की। राजेंद्र जी, अनअकैडमी की डील को बीसीसीआई के साथ आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, औपचारिकता अभी इसको पूरी की है बीसीसीआई ने घोषणा करके, लेकिन जहां तक जानकारी थी, ये डील जब बीसीसीआई ने ड्रीम 11 को साइन किया एज टाइटल स्पॉन्सर, अनअकैडमी उस दौड़ में शामिल था। उससे पहले ही अनअकैडमी ये डील लॉक कर चुका था। और एक और ब्रांड है क्रेड, जिसने ये डील लॉक की थी और ये लॉन्ग टर्म है, 3 साल की डील है। तो नेचुरली ऐसे टाइम पर अगर बीसीसीआई को 3 साल की डील मिलती है तो एक अच्छी उपलब्धि क्रिकेट के लिहाज से, आईपीएल की मार्केट के लिहाज से एक अच्छी खबर है। और अगर आप इसे अनअकैडमी के नजरिए से देखना चाहेंगे तो उनके लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो सीधा बायजूस से कम्पीट करते हैं। बायजूस की क्रिकेट में स्ट्रांग प्रेजेंस है। बायजू टीम इंडिया का जर्सी स्पॉन्सर है, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर ब्रांड है। तो अनअकैडमी कहीं ना कहीं वो स्पेस ढूंढता है बार बार और वहां पर अपनी पहचान बनाना चाहता है क्रिकेट के जरिए। तो भारतीय क्रिकेट में अपने लिए उसने एक अच्छी जगह बनाई है। साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन आज से न्यूयॉर्क में शुरू हो रहा है। कोरोना वायरस के चलते कई सीडेड प्लेयर्स ने खुद को इस प्रतियोगिता से अलग रखा है। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच मेन सिंगल्स में टॉप सीड हैं, जबकि कैरोलिना प्लिस्कोवा को महिला वर्ग में टॉप सीड दी गई है। यूएस ओपन पर सुनील तनेजा की रिपोर्ट। लंबे समय से जारी अनिश्चितता के बीच आखिर यूएस ओपन आज से शुरू हो रहा है। साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम से कई जाने पहचाने नाम नदारद होंगे। कुछ चोट के चलते तो कुछ कोरोना के चलते खुद को यूएस ओपन से अलग कर चुके हैं। लेकिन गनीमत यही है कि वर्ल्ड नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच इस प्रतियोगिता में दिखाई देंगे। जाहिर है मेंस सिंगल में टॉप सीड भी वही हैं। जोकोविच पहले दौर में दामिर दजुमोहर से भिड़ेंगे, जबकि चेक गणराज्य की प्लिस्कोवा का सामना अनहेलिना कालिनिना से होगा। 5th सीड अलेक्जेंडर जेवरेव का सामना 2017 यूएस ओपन के उप विजेता केविन एंडरसन से होगा। 4th सीड स्टाफोनास सित्सिपास को फर्स्ट राउंड में स्पेन के रामोस विनोलास की चुनौती से पार पाना होगा। 3rd सीड दानिल मेदवेदेव लास्ट ईयर के सेमीफाइनलिस्ट और 6ठे सीड बेरेटेनी से खेलेंगे, जबकि 2nd सीड डोमिनिक थिएम जापान के योशिहितो निशिओका के खिलाफ फर्स्ट राउंड के मैच खेलेंगे। महिलाओं के ड्रॉ में 4th सीड नाओमी ओसाका का सामना जापान की ही मिसाकी से होगा। युवा खिलाड़ी कोको गॉफ पहले दौर में अनास्तीजा सेविस्तोवा का सामना करेंगी।
अमेरिका की दिग्गज थर्ड सीड सेरेना विलियम्स, मेडिसन कीज, अमांडा अनीसिमोवा और स्लोन स्टीफेंस एक ही क्वार्टर में हैं। जैसा कि आप सुन चुके हैं, वर्तमान चैंपियन बियांका और राफेल नडाल के अलावा कई प्लेयर्स ने इस ग्रैंड स्लैम में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। 5 बार यूएस ओपन जीत चुके रॉजर फेडरर चोट की वजह से पहले ही हट गए हैं। महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी, यूक्रेन की एलेना स्वितोलिना, किकी बर्टेन्स और पूर्व चैंपियन रूस की स्वेतलाना कुजनेत्सोवा भी नहीं खेलने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं। यूएस ओपन आज से शुरू होकर 13 सितंबर तक चलेगा। यूएस ओपन से ठीक पहले नोवाक जोकोविच ने वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन एटीपी टूर्नामेंट का खिताब दूसरी बार जीत लिया। उन्होंने फाइनल में कनाडा के मिलोस राओनिक को 1-6, 6-3 और 6-4 से हराया। जोकोविच ने इससे पहले 2018 में पहली बार ये टूर्नामेंट जीता था। तब उन्होंने फाइनल में रॉजर फेडरर को शिकस्त दी थी। ये उनके करियर का 80वां टाइटल है। जोकोविच का ये साल का चौथा एटीपी टूर खिताब है। इस साल वे ऑस्ट्रेलियन ओपन, एटीपी कप और दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप जीत चुके हैं। जापान की नाओमी ओसाका हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन के फाइनल से हट गई हैं। उनके हटने से बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका चैंपियन बन गई। ये अजारेंका के करियर का 21वां टाइटल है। उनका 2016 में मायामी ओपन जीतने के बाद ये पहला खिताब है। और अब खबर दुनिया के टॉप मोस्ट फुटबॉलर लियोनेल मेसी की। मेसी हाल ही में बार्सिलोना फुटबॉल क्लब से अलग होने की इच्छा जता चुके हैं, लेकिन स्पेनिश फुटबॉल क्लब ने कहा है कि वो इस स्टार स्ट्राइकर का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले उनकी रवानगी को लेकर कोई बात करना नहीं चाहता। अभिषेक झा की रिपोर्ट। बार्सिलोना और लियोनेल मेसी के बीच में अब लीगल बैटल काफी तेज हो गई है, क्योंकि लियोनेल मेसी का कहना है कि वो किसी भी हाल में क्लब को छोड़ना चाहते हैं। बार्सिलोना का कहना है कि वो भी तैयार है और उन्होंने एक तरीके से परमिशन भी दे दिया था, लेकिन वो फ्री एजेंट नहीं होंगे। फ्री एजेंट का मतलब है कि जो भी टीम उन्हें खरीदना चाहती है तो उन्हें पे करना पड़ेगा और अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ेगा अगर लियोनेल मेसी को खरीदना है तो। वहीं लियोनेल मेसी चाहते थे फ्री एजेंट बनना, लेकिन जो क्लॉज की यहां पर लड़ाई हो रही है, अपने सभी श्रोताओं को, व्यूअर्स को मैं बता दूं, लियोनेल मेसी का कॉन्ट्रैक्ट था बार्सिलोना के साथ 2021 तक, 10 जून 2021 तक। तो ऑफिशियली वैसे भी फ्री एजेंट वो 2021 में हो जाते अगर बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट वो साइन नहीं करते तो। लेकिन उसी कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज भी डाला था और वो क्लॉज ये था कि 2019-20 सीजन के एंड के बाद अगर लियोनेल मेसी चाहते हैं तो वो क्लब को छोड़ सकते हैं और वो एक तरफा डिसीजन होगा, वो जब चाहे क्लब को छोड़ सकते हैं। और उसी क्लॉज का उन्होंने इस्तेमाल करते हुए बार्सिलोना को ट्रांसफर रिक्वेस्ट दी थी, लेकिन बार्सिलोना का कहना है कि वो जो क्लॉज था वो वैलिड थी 10 जून 2020 तक। और चूंकि लियोनेल मेसी ने 10 जून 2020 के बाद हमें इन्फॉर्म किया है तो वो फ्री एजेंट नहीं होंगे और जो भी क्लब उन्हें खरीदना चाहती है उन्हें अच्छे खासे रकम चुकाना होगा बार्सिलोना को। वहीं लियोनेल मेसी का कहना है कि चूंकि कोविड-19 की वजह से ये पूरा का पूरा सीजन ही आगे बढ़ गया, इसीलिए वो जो क्लॉज है वो 10 जून से एक्सटेंड होगा और 31 अगस्त 2020 तक वो क्लॉज वैलिड है। तो ये लीगल बैटल है और देखने वाली बात होगी कि बार्सिलोना वर्सेस लियोनेल मेसी में ये लीगल बैटल कौन जीतती है। खेलों में खास में आज का सफर यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट्स, ब्लॉग्स और स्पोर्ट्स वीडियोस के लिए आप हमारी साइट विजिट करें sportszindagi.com और आपके ईमेल्स का हमें इंतजार है। ईमेल आईडी नोट कर लीजिए connect@sportszindagi.com। आज का सफर यहीं तक। कल इसी प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।